हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव हेल्पर्स। दोस्तों, आप में से बहुत बच्चे जो है एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि हम ग्रामर कहाँ से पढ़े। बहुत बड़ा नाइटमेयर बना है ग्रामर। तो आप एनडीए पथफाइंडर खरीदे ना, आप उसी से पढ़िए। मैं आपको इतना अच्छा से पढ़ा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी, पॉइंट टू पॉइंट। कम समय में बहुत ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्पॉटिंग द एरर्स, यानी कि एरर्स को स्पॉट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी थोड़ा हमको हेल्प मिलेगा। अच्छा, स्पॉटिंग द एरर से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों? 10 से 15 क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर से आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा काम रहेगा कि मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको अच्छे ढंग से इस चीज़ों को करवाऊं। तो दोस्तों, आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। बस आपका काम है कि आप अपने तमाम भाई बहनों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि एनडीए के एग्जाम में स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आता कितना है। तो 5 से लेकर 10 अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार 10 आ जाते हैं, कई बार 5 आते हैं। तो लेकिन दोस्तों, अगर 10 क्वेश्चन आया तो 40 मार्क्स आपका कवर होता है। अमूमन ये बहुत बड़ा डाटा हो गया है। ठीक है। तो दोस्तों, स्पॉटिंग द एरर जो होता है, अच्छा एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि सर जो है स्पॉटिंग द एरर्स को पढ़े कहाँ से, कंप्लीट कहाँ से करें। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको इस बुक के मदद से कुछ टॉपिक्स का नाम बता रहा हूँ, जिसे अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एनडीए के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सीरीज होगा जिसमें मैं लगातार ग्रामर आप सभी के साथ डिस्कशन करते रहूंगा। तो चलिए, वो कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसके बाद दोस्तों नंबर, जेंडर, केस, डिग्री है। उसके बाद यूज ऑफ टेंस है। उसके बाद नन फाइनाइट है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल्स है। इन्हीं 6 टॉपिक को अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप एनडीए के एग्जाम में रॉक कर देंगे। 10 क्वेश्चन में आप आराम से 8 से 9 बिना किसी दिक्कत के बना लेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन रहता का कैसा है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन रहता है, आपको 4 एग्जाम्पल दे इस तरह के आपके एक बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दिए जाएंगे और उसमें इस तरह का एक लाइन की मदद से आपको पार्ट को इंगित किया जाएगा और आपको जिस पार्ट में गलती नजर आ रहा है आप उस पार्ट में गलती बता दीजिए। अगर पूरे सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको कोई गलती नजर नहीं आ रहा है तो आप लास्ट पार्ट को मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। ठीक है, और आज जो जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का दोस्तों है नाउन नाम। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? नाउन नाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आप नाउन टॉपिक पढ़ें, लेकिन दोस्तों इस पाथफाइंडर की किताब में जो दिया है अमूमन सच मानिए बहुत बेहतरीन दिया गया है। आप अगर इस रूल को पढ़ेंगे ना, इसका जितना भी रूल है, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। इससे टकराना एक तय है। तो आप जानते हैं नाउन किसको कहते हैं? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है ना। जैसे एग्जाम्पल में अक्षय हो गया, नेहा हो गया, दिल्ली हो गया, न्यूयॉर्क। लेकिन एक बात यहाँ पर कह दी जा रही है, इनटेंजिबल थिंग्स। अच्छा, इनटेंजिबल थिंग्स का मतलब क्या हुआ? वो चीज़ें, ठीक है, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, उसको इंटेंजिबल थिंग्स दोस्तों बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे लव की बात करें, ये इंटेंजिबल है, प्यार को छुआ नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, लेकिन महसूस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके लिए भी एक स्पेशल श्रेणी बनाया गया है। उस श्रेणी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसमें भाव को स्पष्ट किया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि लव नाउन नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली लव को नहीं बता सकते। लव को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तब बताइएगा, जिसमें भाव को स्पष्ट करता है। आप सीधे समझिए, जो इनटेंजिबल चीजें हैं, जिसको टच नहीं किया जा सकता, उसको श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम इंटेंजिबल थिंग्स। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन को लेकर। किसको लेकर? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के क्या क्या प्रकार हैं। जैसे देखिए, पुराने ग्रामर के हिसाब से आपको पता है कि नाउन के 5 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला नाउन है, आपको भी पता है, कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी पार्टिकुलर जाति या क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बॉय क्लास है, और राम, श्याम, मोहन, गोविंद, ये सब जो है आपके लड़के हैं, इनका क्लास क्या है? बॉय है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यानी कि पूरे उनके क्लास का जब बोध कराएं तो उस नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बोल दे गर्ल, चेयर, फैन, ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन जो होता है, जो कॉमन नाउन के डिटेल को स्पेशली सिग्निफाई करता है, उसको प्रॉपर नाउन करते हैं। यानी कि जब प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? जब कॉमन नाउन को खास बना दिया जाता है, तब उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन राम एक प्रॉपर नाउन है। जैसे इसी में बॉय बोला गया था, तो अमित क्या है? बॉय कॉमन नाउन है और अमित क्या है? प्रॉपर नाउन है। उसके बाद गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। अमिता क्या है? प्रॉपर नाउन है। फैन क्या है? कॉमन नाउन है। पोलर फैन क्या है? प्रॉपर नाउन है। चेयर क्या है?
कॉमन नाउन है। सुप्रीम चेयर क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन है। यानी कि जब खास बना दिया जाता है तो उसे प्रॉपर नाउन के नाम से बोला जाता है। अब मटेरियल नाउन आपको पता है, इसमें कोई सब्सटेंस या मटेरियल की बात की जा सके, या ऐसे इंग्रेडिएंट की बात की जा सके, ऐसी सामग्री की बात की जा सके जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है और जिसका इस्तेमाल करके चीज़ों को बनाया जा सकता है, उसको मटेरियल नाउन हम कहते हैं। ठीक है, समझ आया? जिसको छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, टच किया जा सकता है। ठीक है, ओके दोस्तों। इसके अलावा जैसे गोल्ड हो गया, कोल हो गया, व्हीट हो गया, रबर हो गया, ये सब मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इन सब गोल्ड के मदद से हम रिंग बना सकते हैं, कोल के मदद से हम इसको कोई चीज़ को कोलतार बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, गेहूं की मदद से बहुत सारी चीज़ें बनती है। ये मटेरियल नाउन हुआ। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं दोस्तों? कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ कि कोई एक ग्रुप की बात की जाए। ग्रुप में लोगों की ग्रुप भी हो सकती है और वस्तुओं की ग्रुप भी हो सकती है, जानवरों की भी ग्रुप हो सकती है। ठीक है, क्लियर है बात? तो कलेक्टिव नाउन में क्या कहा जाता है दोस्तों? इट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। ठीक है, जैसे आप बात कीजिएगा, ये बहुत VBI है, समझ लीजिए, आपको लगता होगा आता है, लेकिन कई बार आप एग्जाम में गलती करके दोस्तों आते हैं। जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, मोब हो गया, क्राउड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, फ्लीट हो गया, फ्लॉक हो गया, टीम हो गया, ये कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में दोस्तों आपका आता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हुआ भाववाचक संज्ञा, जिसमें आपको कुछ भाव, कुछ गुण और कुछ स्थिति का पता चले, उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे फीलिंग हो गया, क्वालिटी हो गया और स्टेट हो गया। मैंने शुरुआत में बोला कि लव को नाउन के श्रेणी में रखते हैं, लेकिन किसके श्रेणी में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में। डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ये एक आपका क्या है, इंटेंजिबल थिंग्स है ना, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं। तो महसूस करने वाली चीज़ों को आपको भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। आप ऐसे याद रखिएगा, FQS, फीलिंग, क्वालिटी और स्टेट। फीलिंग में क्या हो सकता है? लव एक फीलिंग है, डर एक फीलिंग है, हेट एक फीलिंग है, एंगर एक फीलिंग है, रिस्पेक्ट एक फीलिंग है, प्लीजर एक फीलिंग है। क्वालिटी में जैसे स्ट्रेंथ हो गया, पीच हो गया, इनोसेंस हो गया, ये क्वालिटी है। अब उसके बाद दोस्तों ग्लूटनी, जजमेंट, ओबीडियंस। देखिए आप समझ सकते हैं, अगर शब्द के लास्ट में MENT लगा है तो नाउन होगा, ENC लगा है तो नाउन होगा। ठीक है, Y लगा है तो नाउन हो जाएगा, NESS लगा है तो नाउन होगा। ठीक है, क्लियर है बात? जैसे स्थिति क्या हो सकता है? थकान का स्थिति हो सकता है, उसके बाद दया की स्थिति हो सकती है, जन्म की स्थिति, मृत्यु की स्थिति, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से दोस्तों, जो ग्रामरियर लोग थे, उन्होंने नाउन को 3 भागों में बांटा। एक बोला भाई इसको बोल दो, ये इसको अलग रखो प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को रखो कंटेबल नाउन में, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखो आप अनकंटेबल नाउन में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? क्लियर है बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों रूल्स ऑफ नाउन की चर्चा करेंगे। देखिए रूल्स ऑफ नाउन में क्या है, क्योंकि वहाँ बता दिया। देखिए क्यों ये किताब बेहतरीन है, फालतू की बातें नहीं करती है, जो जरूरत है उतना ही बात की जाती है। ठीक है, सबसे पहला है कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर मटेरियल नाउन्स। जो मटेरियल नाउन है उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें तो छोटा सेंटेंस दिया, एग्जाम में बड़ा सेंटेंस भी रहेगा, तो आपको बीच में खोजकर आप निकाल लीजिएगा। जैसे इसमें दिया द लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग शूज, लेकिन द लेदर नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों लेदर एक मटेरियल नाउन है, तो केवल लेदर लगेगा, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं द वीट इज यूज टू मेकिंग फ्लोर्स, द वीट नहीं होगा, वीट। ठीक है, क्योंकि यहाँ गेहूं की बात की जा रही है, वो एक आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, इसलिए उसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो दोस्तों मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब आगे, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल। दूसरा बात कि आपके सामने अगर मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या साधारण भाषा में बोलूँ अनकंटेबल नाउन को हम प्लूरल में नहीं बदल सकते। जैसे दोस्तों गोल्ड को गोल्ड्स नहीं कर सकते, कॉपर को कॉपर्स नहीं कर सकते, वुड को वुड्स नहीं करेंगे। जैसे वुड को वुड्स किए तो ये हो जाएगा वुड्स का माने जंगल, स्पष्ट मीनिंग ही बदल जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें बचना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप समझिए गोल्ड, कॉपर, वुड, स्टील। ठीक है, ये उसके बाद केयर। केयर भी क्या है दोस्तों, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो केयर्स नहीं कर सकते हैं, है ना। केयर्स करेंगे तो या तो मीनिंग बदल जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी सही होगा। एक बात और दोस्तों, ये जो मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है दोस्तों, अगर इसका इस्तेमाल दोस्तों कई बार भी अगर देख लीजिएगा कि अगर इस्तेमाल सेंटेंस में किया गया है लेकिन मीनिंग बदल कर आर लगाया गया और एरर नहीं मिला, समझ जाइएगा वहां पर जो है उसको जैसे अलग चीजों के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम बोलेंगे साइंस की बात करें
तो साइंस दोस्तों क्या है, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। लेकिन अगर साइंस का मतलब दोस्तों एक्सपेरिमेंट, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो गए, तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रह पाता है, कॉमन नाउन के श्रेणी में चला जाता है, तब आप आर इज लगा सकते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आप ये समझिए सीधे भाषा में कि मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर कहीं पर भी आप इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट देख रहे हैं या बीच में भी आ रहा है, जब आपको वहां पर ये सेंस बन रहा है कि ये मेटेरियल नाउन बन रहा है, अपने आप को बना रहा है, तब आप वहां पर क्या कीजिए, उसे गलत कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है बात दोस्तों? दो रूल आपको क्लियर हुआ। पहला रूल मैंने क्या बोला कि आर्टिकल का इस्तेमाल मेटेरियल नाउन के पहले नहीं होगा। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बोला कि मेटेरियल नाउन का जो है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको प्लूरल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दो रूल आप याद रखेंगे। ठीक है, ये मदद करेगा जब आप कॉमन एरर बनाएंगे तब दोस्तों। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन्स। दोस्तों कई बार प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के इस्तेमाल रूप में किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया और कालिदास को शेक्सपियर इंडिया का कहा गया है। दोस्तों इस दोनों सेंटेंस में जो प्रॉपर नाउन्स नेपोलियन और शेक्सपियर है, नेपोलियन भी प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, शेक्सपियर भी किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन इसको कॉमन के रूप में इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर व्यक्ति समुद्रगुप्त को जो है दोस्तों के बारे में कहा गया है कि भाई समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन है इंडिया का, उसके बाद कालिदास जो है शेक्सपियर है इंडिया का, तो इसे कॉमन बना दिया गया है। ठीक है, क्लियर है बात दोस्तों? चलिए अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए ये जो रूल है, रूल नंबर 4, ये VBI है। इस बार कई बार NDA और अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय सिंगुलर प्रोनाउन। यानी जो भी कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, अगर उसमें दोस्तों सेंस कलेक्शन का बन रहा है या सेंस कलेक्ट का बन रहा है, एक समूह का बन रहा है, तो उस स्थिति में उसमें जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, वर्ब क्या होगा दोस्तों? वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसके अलावा नाउन भी जो लगेगा वो भी दोस्तों सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर प्रोनाउन आपके दोस्तों लगेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको क्या लगेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन आपके लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में समझाता हूं। जूरी, जूरी का मतलब क्या होता है? जजों का ग्रुप। क्या होता है दोस्तों? जजों का ग्रुप। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो जूरी यहां पर क्या है कि यहां पर द जूरी लगा। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर जजों का ग्रुप की बात की जाए। मैंने आपको बोला ना, सेंटेंस पढ़िए, अगर आपको सेंटेंस में कलेक्शन की भाव आए या ये आपको बताए कि समूह की भाव आ रहा है, यानी कोई चीज बताने में सभी लोग अपना मत एक साथ दे रहे हैं, तब उस स्थिति में वर्ब भी सिंगुलर होगा और दोस्तों आपका प्रोनाउन भी इसका जो लगेगा वो भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे द जूरी है, इससे ये वर्डिक्ट दे रहे, क्या दे रहे? डिसीजन दे रहे हैं। तो हैज क्यों लगा? क्योंकि ये सभी लोग अपना, जूरी लोग क्या करते हैं, सभी लोग अपना एक साथ मत देकर डिसीजन देते हैं। जैसे अयोध्या वाला में ही अयोध्या हुआ था ना, राम लाला मंदिर में सभी सुप्रीम कोर्ट के जज जो एक साथ मिलकर डिसीजन दिए। तो द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो हैज वर्ब सिंगुलर और यहाँ पर प्रोनाउन भी सिंगुलर। टीम है, टीम का मतलब क्या हुआ? टीम आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। द टीम हैज परफॉर्म टू इट्स पोटेंशियल, यानी टीम में सभी लोग अपना परफॉर्मेंस दिए, तब यहाँ पर क्या बन गया? ये तब आपका दोस्तों एक यूनिट बन गया। क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन क्या बन गया? यूनिट बन गया। यूनिट जब बन गया, जब यूनिटी होता है सिंगुलर उसको माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा और उसके साथ जो प्रोनाउन लगेगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर एक बात है। अब मैंने तो ये बताया, इस स्थिति में क्या है कि इसमें जो है मेंबर जो भी होंगे, इसमें जो भी मेंबर होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें जो भी मेंबर होंगे ना, ये किसके रूप में काम करेंगे? हॉल के रूप में, कंप्लीट के रूप में, यूनिट के रूप में काम करेंगे। लेकिन ये आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सर जब यूनिट के रूप में काम ना करे तो सेंटेंस ही बता देगा। ठीक है, तो जब यूनिट के रूप में काम ना करे तब जाके दोस्तों हम इसमें लगा सकते हैं वर्ब प्लूरल भी, और वर्ब प्लूरल लगाने के साथ साथ दोस्तों जो है इसमें प्रोनाउन भी प्लूरल लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, collective nouns take a plural verb and substituted by a plural noun when if the group member do not behave as whole but take different direction। जब ग्रुप के मेंबर जो है, जब कलेक्टिव नाउन में डायरेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होने लगे, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, तब जाके वहां पर दोस्तों जो होगा नाउन जो होगा, माफ कीजिएगा, वर्ब जो होगा वो प्लूरल लगेगा और प्रोनाउन भी प्लूरल लगेगा। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। ठीक है, जब ऐसा लग गया तो आप पकड़ लीजिएगा कि सभी लोग अपने अपने मत से अलग थे।
ठीक है, या बड़ा सेंटेंस भी दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, सभी लोग अपने अपने अलग मत पर थे, तब लास्ट में दे देगा द जूरी इज डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन, तब गलत हो जाएगा ना, जूरी आर लगेगा क्योंकि सभी लोग अलग अलग मत दे रहे थे। जब अलग अलग मत दे रहे थे तो उसमें इज लगने का कोई संदर्भ बनता ही नहीं है, उसमें आर लगेगा और प्रोनाउन भी क्या लगेगा दोस्तों, प्लूरल लगेगा। जैसे मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री जो कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर अलग अलग है, सब अपने ओपिनियन को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर, तो यहाँ पर भर पुल्ला लग गया और उसके बाद दोस्तों जो प्रोनाउन भी क्या लगा, पुल्ला लगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बींग्स आर कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल जेंडर। ठीक है दोस्तों, देखिए कलेक्टिव नाउन्स जो भी है अगर वो लिविंग बींग है फिर भी उसको न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर किया जाता है। जनरली आपको पता है कि इट किसके साथ लगता है, न्यूट्रल जेंडर का, लेकिन अभी के प्रचलन में जो आप ये भी याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन के साथ अगर वो लिविंग बींग्स भी है तो उसके साथ न्यूट्रल जेंडर उपयोग करते हैं। जैसे इंडिया हैज अ बिग आर्मी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिवीजन। ठीक है, इंडिया के क्या है, बहुत बड़ी आर्मी है, और ये आर्मी क्या है, ये अलग अलग आर्मी का सेंस यहाँ आ गया ना। ठीक है, और दोस्तों आर्मी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया, एक ग्रुप के रूप में, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों इट का इस्तेमाल किया गया। तो इट का इस्तेमाल अगर न्यूट्रल जेंडर के रूप में भी कर सकते हैं, लिविंग बींग्स है फिर भी। ठीक है, समझ आया दोस्तों। चलिए अब एक बात और, जो यंग बच्चा है, यंग चिल्ड्रेन है, और जो छोटे छोटे लोअर एनिमल्स है, जो छोटे छोटे जंतु जीव जंतु हैं, ध्यान रखिएगा, या इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनको न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, द बेबी स्टार्टेड क्राइंग एंड व्हेन इट वाज हंगरी। ठीक है, बेबी के लिए मैंने क्या बोला, यंगर चिल्ड्रन जो है, तो इट वाज लग गया। जैसे लेजर्ड है तो इसमें दोस्तों इट लग जाएगा। ये सब याद रखिएगा, छोटे बच्चे और छोटे छोटे जानवर जो हैं उसको अगर सिंगली रेफर कर रहे हैं तो उसमें इट के उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात। तो रूल नंबर 7 तक मैंने आपको पढ़ाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी बताइए यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और ये वीडियो अगर आप शेयर करते तो हमें भी अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।